हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विथ मनीष सोनी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम इस प्रश्न बैंक को जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। इसके 2 वीडियोस बना के मैं अपलोड कर चुका हूं और जो दूसरा वीडियो था उसमें हमने जो 1 लाइनर क्वेश्चंस थे उनमें क्वेश्चन नंबर 31 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से। 1 लाइनर में क्वेश्चन नंबर 32 से। क्वेश्चन नंबर 32 है, एमीन की अम्लता कितनी होती है? एमीन की अम्लता कितनी होती है? तो देखिएगा, यदि हम बात करें अम्लता का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं अम्लता का मतलब क्या होता है। एक होती है अम्लता और एक होती है क्षारकता, है ना। अम्लता का मतलब होता है किसी क्षार अणु द्वारा त्यागे जा सकने वाले OH माइनस आयनों की संख्या, किसी क्षार अणु के द्वारा त्यागे जा सकने वाले OH माइनस आयनों की संख्या या ग्रहण किए जा सकने वाले H प्लस आयनों की संख्या, है ना। अम्लता का मतलब होता है किसी क्षार अणु के द्वारा त्यागे जा सकने वाले OH माइनस आयनों की संख्या या ग्रहण किए जा सकने वाले H प्लस आयनों की संख्या। और क्षारकता का मतलब होता है किसी अम्ल अणु के द्वारा त्यागे जा सकने वाले H प्लस आयनों की संख्या या ग्रहण किए जा सकने वाले OH माइनस आयनों की संख्या, ठीक है। ये होती है क्षारकता। अब यदि हम बात करें एमीन की अम्लता की, तो एमीन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, RNH2 होता है। नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर होता है। इस 1 लोन पेयर की वजह से ये जो एमीन है एक प्रोटॉन को क्या कर सकती है? ग्रहण कर सकती है। तो एक प्रोटॉन को ग्रहण करेगी तो बताओ क्या बनाएगी? RNH3+। इसका मतलब इसकी अम्लता का मान कितना हो गया? एक प्रोटॉन को ये ग्रहण कर सकती है, इसलिए इसकी अम्लता कितनी हो गई? 1 हो गई, ठीक है। तो एमीन की जो अम्लता होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 33, सरसों के तेल जैसी गंध वाले पदार्थ का सूत्र लिखिए। सरसों के तेल जैसी गंध वाले पदार्थ का क्या लिखिए? सूत्र लिखिए। तो सरसों के तेल जैसी गंध वाले पदार्थ का सूत्र होता है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। और इस कंपाउंड का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट। और याद कीजिएगा मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। और उस मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में इसका क्या होता है? निर्माण होता है। तो बताओ, सरसों के तेल जैसी गंध वाले पदार्थ का सूत्र क्या हो गया? RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, है ना। और इसका रासायनिक नाम होता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट। और ये कौन सी अभिक्रिया में बनता है? ये बनता है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में। कौन सी अभिक्रिया में बनता है? मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में ये बनता है। अब होती क्या है ये अभिक्रिया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं? RNH2 लेते हैं और RNH2 की अभिक्रिया हम करवाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के साथ और इसको थोड़ा गर्म करते हैं। तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है एमीन की, तो एमीन का H निकल जाता है और जो RNH जो होता है वो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कुछ इस प्रकार से जुड़ जाता है। फिर इसको HgCl की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एल्किल आइसोथायोसाइनेट का क्या होता है?
निर्माण होता है ना। इसको डिटेल में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो आप वहाँ पे उसको एक बार वापस से देख लीजिएगा। ये अभिक्रिया होती है जिसका नाम है एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है, और अभिक्रिया का क्या नाम है, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है यूरिया की अम्लता लिखो। तो यूरिया की अम्लता भी 1 होती है, क्योंकि यह भी एक प्रोटॉन को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। ये देखो, ये यूरिया का सूत्र होता है। यूरिया का एक नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो तो अनुनाद में क्या ले लेता है, भाग। तो एट ए टाइम केवल एक ही लोन पेयर फ्री रह पाता है ना। ये लोन पेयर भाग लेगा तो ये फ्री रहेगा, और ये लोन पेयर भाग लेगा तो ये वाला फ्री रह जाएगा। इसका मतलब दोनों नाइट्रोजन H+ को ग्रहण नहीं कर सकते, केवल एक ही नाइट्रोजन H+ को क्या कर सकता है, ग्रहण। इसका मतलब एक H+ आयन ग्रहण किया जा सकता है, और एक H+ अगर ग्रहण किया जाएगा तो बताओ इसकी जो अम्लता होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। 1 क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर हालांकि 2 नाइट्रोजन है और दोनों नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, लेकिन जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है उनमें से एक लोन पेयर तो अनुनाद में क्या ले रहा है, भाग ले रहा है। एक नाइट्रोजन तो अनुनाद में क्या ले रहा है, भाग, और दूसरा नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो फ्री रहेगा, तो वो क्या करेगा, एक H+ आयन को ग्रहण कर लेगा। इसलिए अम्लता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगला प्रश्न है यूरिया किस पदार्थ से क्रिया करके N2 गैस का त्याग करता है। तो यूरिया नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है ना। यूरिया किसके साथ क्रिया करता है, नाइट्रस अम्ल के साथ, तो नाइट्रोजन गैस बनाता है। अभिक्रिया क्या होती है देखिएगा, उस अभिक्रिया को भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है आपका यूरिया, और यूरिया की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, HNO2 के साथ। सॉरी, HNO2 का फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चर होगा, ये तो हो गया आपका यूरिया। देखो यूरिया तो होता है H2NCONH2, है ना, और ये हो गया आपका नाइट्रस अम्ल। यहाँ पे हम 2 नाइट्रस अम्ल काम में लेते हैं, तो देखो क्या होगा, 2 नाइट्रस अम्ल हो गए, यहाँ से N और यहाँ से N, यहाँ से N और यहाँ से N, तो बताओ 1N 2N, 1N 2N, कितने N बाहर निकल गए, 2N2, 2N2 क्या हो गए, बाहर निकल गए, प्लस ये क्या है बच्चों, CO, ये क्या है बच्चों, CO, तो CO और एक ऑक्सीजन ले लो, तो बताओ क्या बाहर निकल गई, CO2। कितने हाइड्रोजन बच गए, 2 तो ये बच गए, 2 ये बच गए, कितने हो गए, 4, 5 और 1 6, 6 हाइड्रोजन बच गए, और 3 ऑक्सीजन बच गए, तो बताओ क्या निकल जाएगा, 3H2O। क्या निकल जाएगा, 3H2O। तो ये क्या है, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया किसकी, यूरिया की। कौन सी गैस बनी, नाइट्रोजन गैस बनी। कौन सी गैस बनी, नाइट्रोजन। समझ में आ रही है। ये CO और एक ऑक्सीजन ले लो, क्या बाहर निकल गया, CO2। ठीक है, 2 नाइट्रोजन के अणु बाहर निकल जाएंगे, एक नाइट्रोजन का अणु यहाँ से और एक नाइट्रोजन का अणु यहाँ से। कितने नाइट्रोजन के अणु बाहर निकल गए, 2 नाइट्रोजन के अणु बाहर निकल गए। अब आपके पास कितने हाइड्रोजन बच गए, देखो गिनो एक बार, 2 2 4 5 और 1 6, 6 हाइड्रोजन बच गए। कितने हाइड्रोजन बच गए, 6 हाइड्रोजन बच गए। 6 हाइड्रोजन का मतलब 3 अणु किसके निकल जाएंगे, H2O के। क्यों, क्योंकि आपके पास कितनी ऑक्सीजन बच गई, 3 ऑक्सीजन बच गई। कितनी ऑक्सीजन बच गई, 3 ऑक्सीजन बच गई, इसलिए 3 अणु किसके निकल जाएंगे, H2O के निकल जाएंगे। एक बार वापस से बता देता हूँ, देखिएगा, ये है आपका यूरिया, ठीक है। बताओ कितने HNO2 है अपने पास, 2। इसकी 2 HNO2 के साथ अभिक्रिया करवानी होती है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, ऐसे लिख लो आप इसको। अब देखो ये N, ये N, कितना N2 हो गया, 1, ये N, ये N, कितना N2 हो गया, 2 N2 तो बाहर निकल गए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, CO, ये क्या है, CO, और एक ऑक्सीजन ले लो, तो बताओ क्या बाहर निकल गया, CO2। अब आपके पास कितनी ऑक्सीजन बच गई, 3 बच गई ना,
एक तो ये बच गई और 2 ये बच गई, और हाइड्रोजन कितने बच गए? 6 बच गए, 2 2 4 5 और 1 6, इसका मतलब 3H2O। समझ में आ गई अभिक्रिया? तो ये आपको याद रखनी है कि यूरिया की अभिक्रिया जब नाइट्रस अम्ल के साथ करवाई जाती है तो कौन सी गैस बनती है? N2 गैस बनती है। ये आपकी बुक के अंदर अभिक्रिया दे रखी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, हालांकि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद रखनी है। समपक्ष और विपक्ष ब्यूटूइन में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? तो समपक्ष का मतलब सिस और विपक्ष का मतलब ट्रांस, ठीक है। तो समपक्ष 2 ब्यूटीन होता है, ये देखो ये क्या है? समपक्ष 2 ब्यूटीन, जिसमें दोनों मेथिल एक ही दिशा में होते हैं, दोनों मेथिल एक ही दिशा में होते हैं। और विपक्ष 2 ब्यूटीन में दोनों मेथिल किधर होते हैं? विपरीत होते हैं, ठीक है। तो देखो इसका प्लस आई प्रभाव इधर लगेगा, इसका प्लस आई प्रभाव इधर लगेगा, तो जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा आएगी परिणामी की, वो नीचे की तरफ आएगी। इधर देखो नीचे की तरफ आएगी। इसमें देखो इसका प्लस आई प्रभाव इधर लगेगा, इसका प्लस आई प्रभाव इधर लगेगा, और दोनों प्लस आई प्रभाव एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, है ना, क्योंकि ये 180 डिग्री पर है। तो बताओ इस कारण से इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो विपक्ष का कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दिया गया है, तो आप इसको काट दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेसेमिक मिश्रण किन पदार्थों के मिलने से बनता है? तो रेसेमिक मिश्रण बनता है 50% D प्लस 50% L समावयवी के मिलने से, है ना। सम मोलर मिश्रण, है ना, बराबर बराबर मात्रा होनी चाहिए D की और L की। सम मोलर मिश्रण किसका? D समावयवी का और L समावयवी का, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? रेशमिक मिश्रण बनता है। 50% D प्लस 50% L समावयवियों का मिश्रण, या आप इसको 40-40 भी कर सकते हो, 40-40 भी कर सकते हो, आपकी इच्छा हो तो आप 30-30 भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सम मोलर होना चाहिए, जितनी मात्रा D की लेते हो उतनी मात्रा अगर L की लेके दोनों को मिला दिया जाए तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? रेशमिक मिश्रण कहते हैं। रेसेनिक लिखा हुआ है, ये रेशमिक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टार्ट्रिक अम्ल में कितने असमित कार्बन हैं? तो पहले तो टार्ट्रिक अम्ल का हम फॉर्मूला बना लेते हैं, COOH H H और OH, ये हो गया आपका टार्ट्रिक अम्ल। अब बात आती है कि इसमें कितने असमित कार्बन है। असमित कार्बन का मतलब किरेल कार्बन पूछना चाह रहा है। तो इस कार्बन को देखो आप, एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक तरफ OH, एक तरफ COH और एक तरफ ये पूरा समूह लगा हुआ है। तो बताओ ये कार्बन असमित या किरेल हुआ कि नहीं हुआ? उसी प्रकार ये कार्बन भी क्या होगा? असमित। तो बताओ टोटल किरेल कार्बन कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। तो इसमें कितने किरेल कार्बन होते हैं? 2 होते हैं। ब्यूटेन 2 ऑल के प्रकाशिक समावयवियों की संख्या लिखिए, है ना। तो ब्यूटेन 2 ऑल का सूत्र होता है ये CH3 CH2 CH CH3 OH, ये है ब्यूटेन 2 ऑल का सूत्र। और ये इसमें क्या है? किरेल कार्बन। कितना किरेल कार्बन है इसके अंदर? एक ही किरेल कार्बन है। तो एक ही किरेल कार्बन होने के कारण से इसका जो प्रकाशिक समावयवियों की जो संख्या आएगी वो 2 आएगी। अब आप कहोगे सर 2 क्यों आएगी? तो देखो प्रकाशिक समावयवियों की संख्या जो होती है उसको ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n, है ना। सूत्र सॉरी 2 की पावर n, जहाँ n होती है कार्बन परमाणुओं की संख्या। कौन से कार्बन परमाणु? किरेल कार्बन की संख्या, किरेल कार्बन परमाणु की संख्या। और किरेल कार्बन इसमें कितना है? 1। तो बताओ आंसर क्या आएगा? 2। अगर मान लो 2 किरेल कार्बन होते तो सूत्र लग जाता 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। 3 किरेल कार्बन होते तो 2 की पावर 3। अगला क्वेश्चन है कि यूरिया को 155 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है? तो बच्चों याद रखिएगा, यूरिया को जब धीमी गति से 155 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या होता है? 2 अणुओं की परस्पर क्रिया होती है और एक अमोनिया का अणु बाहर निकल जाता है। किसका अणु बाहर निकल जाता है? अमोनिया को।
अमोनिया का अणु बाहर निकल जाता है और एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बनता है जिसे बाईयूरेट कहते हैं। तो देखो मैं इस अभिक्रिया को आपको समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये है आपका यूरिया NH2CO NH2, है ना। इसको कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है? 155 पर। और याद रखिएगा धीमी गति से किया जाता है। तो हम इसके 2 अणु ले लेंगे, तो NH2CO NH2 प्लस NH2CO NH2। अब हम क्या करेंगे, एक अमोनिया का अणु बाहर निकाल देंगे। तो देखो यहाँ से H निकाल दोगे और यहाँ से NH2, तो बताओ बाहर क्या निकल गया? -NH3। तो हमारे पास अब जो सूत्र आएगा वो आएगा NH2CO NH, है ना। यहाँ से H निकल गया और ये H निकलने के बाद में जो NH है ना वो इस NH2 के साथ जुड़ जाएगा। तो NH2, सॉरी ये NH2 तो निकल गया ना, NH2 के साथ नहीं जुड़ेगा। ये यहाँ से H निकल गया और ये NH2 निकल जाएगा, ये वाला NH2 निकल जाएगा और इसका H निकल जाएगा, तो अमोनिया निकल गया। तो NH जुड़ जाएगा सीधा CO के साथ, तो CO NH2, ठीक है। और इस कंपाउंड को कहते हैं बाईयूरेट प्लस अमोनिया निकल गया। उपरोक्त क्रिया जो होती है वो यूरिया का परीक्षण होती है। उपरोक्त क्रिया जो है वो यूरिया का परीक्षण होती है, क्योंकि श्वेत ठोस बाईयूरेट में जब कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन डाला जाता है, इसमें किसका विलयन डालना है आपको? कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन, है ना। याद रखिएगा कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन, ये बाईयूरेट बनाना, इसमें हम क्या मिलाएंगे? कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन। तो जैसे ही कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन मिलाएंगे तो बैंगनी रंग प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? बैंगनी रंग प्राप्त होगा। इससे हम यूरिया की क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। तो हालांकि आपको इसमें बाईयूरेट परीक्षण नहीं पूछा है, आपसे तो सिर्फ इतना ही पूछा है कि बनेगा क्या, तो आपको बताना है बाईयूरेट बनेगा। लेकिन इसमें मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात और बताना चाहूँगा कि ये जो अभिक्रिया है वो यूरिया का परीक्षण होती है, कि आपको एक कंपाउंड दे दिया और आपसे पूछा गया कि ये कंपाउंड क्या यूरिया है क्या, टेस्ट करके बताओ। तो आप क्या करोगे, उस कंपाउंड को 155 डिग्री सेल्सियस पर धीरे धीरे गर्म करोगे, तो उसमें से अमोनिया गैस निकलेगी और अमोनिया गैस निकल के क्या बन जाएगा? बाईयूरेट बन जाएगा। और उस बाईयूरेट में आपको कॉपर सल्फेट मिला देना है क्षारीय। तो कैसे रंग का पदार्थ बनेगा? बैंगनी रंग का पदार्थ प्राप्त होगा। अगर बैंगनी बनता है तब तो यूरिया है, वरना नहीं है। एक बात और याद रखिएगा कि यदि यूरिया को 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने का क्वेश्चन आ जाए, 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने का क्वेश्चन आ जाए, तो पहले तो बनेगा साइनिक अम्ल और फिर बनेगा त्रिलकीकरण के द्वारा साइन्यूरिक अम्ल, है ना। मान लो वो आपसे कहता कि 170 पे गर्म करो, तो आपको फिर एक ही अमोनिया का अणु लेना था। ये एक अमोनिया का अणु हो गया और इसी में से आपको अमोनिया गैस निकाल देनी है। एक यूरिया का अणु लेना था, सॉरी, एक यूरिया का अणु आपने लिया, उसी में से आपने क्या निकाल दी? अमोनिया गैस। तो आपके पास में एक कंपाउंड बना, वो कंपाउंड हो गया N≡COH, है ना। इसे हम कहते हैं साइनिक अम्ल। अब बात आती है सर ये बना कैसे? तो देखो एक बार मैं आपको इसको वापस से बताता हूँ। ये NHCO NH2, है ना। आपको यहाँ से NH2 निकालना और यहाँ से क्या निकालना है? H। बताओ क्या निकल गई? अमोनिया निकल गई। देखो 155 पे गर्म करते हैं ना, तो दो यूरिया के अणु लेते हैं, और 170 पे गर्म करें तो एक ही लेना है, ठीक है। यहाँ से क्या निकल गई? अमोनिया। अब ये जो H है ना वो इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है, इस ऑक्सीजन पे क्या हो जाता है? शिफ्ट। तो बताओ क्या बन जाएगा? N≡COH। फिर इसका होता है त्रिलकीकरण। अच्छा, त्रिलकीकरण होने से पहले इसका नाम क्या है? इसका नाम है साइनिक अम्ल। क्या है? साइनिक अम्ल। और साइनिक अम्ल का त्रिलकीकरण होगा, मतलब इसके 3 अणु आपस में जुड़कर एक चक्रीय यौगिक बनाएंगे जिसका नाम होगा सायन्यूरिक अम्ल। सायन्यूरिक अम्ल। अब सायन्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा? सायन्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, देखो इस प्रकार से, यहाँ पे कार्बन फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन, पहले कार्बन फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है और प्रत्येक कार्बन के ऊपर OH जोड़ देना है। ये होता है सायन्यूरिक अम्ल, ठीक है। चलिएगा, यूरिया का IUPAC नाम लिखिए। तो यूरिया का सूत्र होता है NH2
CONH2। ये क्या है? एमिनो। और ये क्या है? CONH2 को क्या कहते हैं? एमाइड कहते हैं। और एक कार्बन का एमाइड क्या कहलाता है? मेथेनेमाइड। तो एमिनो मेथेनेमाइड इसका नाम हो जाएगा। हिंदी में कैसे लिखेंगे? एमिनो मेथेनेमाइड, है ना। देखो लिख के बता देता हूँ वापस, आराम से देख लो, आप कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो एमिनो मेथेनेमाइड, एमिनो मेथेनेमाइड। समझ में आ गई बात? चलिएगा, इसके बाद में आगे पढ़ते हैं अपन, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ज्यामिति समावयवी मेलेइक अम्ल कौन सा रूप है? ये मेलेइक अम्ल का रूप पूछा है आपसे। तो देखो मैंने आपको दो अम्ल पढ़ाए थे, एक फ्यूमेरिक अम्ल होता है, एक क्या होता है? मेलेइक अम्ल। फ्यूमेरिक अम्ल जो होता है ना वो ट्रांस होता है, और मेलेइक अम्ल जो होता है वो क्या होता है? सिस होता है। फ्यूमेरिक अम्ल होता है ट्रांस और मेलेइक अम्ल होता है सिस। याद रखिएगा, मेलेइक अम्ल क्या होता है? सिस, और फ्यूमेरिक अम्ल क्या होता है? ट्रांस होता है। याद रह जाएगा। मेलेइक अम्ल कैसा होता है? सिस होता है, और फ्यूमेरिक अम्ल कैसा होता है? ट्रांस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा यौगिक ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित नहीं करेगा, यानी प्रकाशिक सक्रिय नहीं होगा? तो ऐसा यौगिक प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता या ध्रुवण घूर्णकता नहीं दर्शाता जो सममिति तत्व रखता है। कोई सा भी एक सममिति तत्व अगर उसमें है, तीन सममिति तत्व मैंने आपको बताए थे। एक तो बताया था सममित तल, एक बताई थी सममित अक्ष, और एक बताया था सममित केंद्र। अगर इन तीनों में से कोई भी एक सममित तत्व अगर किसी यौगिक में विद्यमान है तो वो ध्रुवण घूर्णकता नहीं दर्शाएगा। याद रह जाएगा। कोई सा भी सममित तत्व अगर किसी यौगिक में है, कौन कौन से सममित तत्व होते हैं? सममित तल होता है, सममित अक्ष होता है, और सममित केंद्र होता है। इनमें से अगर कोई भी एक सममित तत्व है तो वो प्रकाशिक सक्रिय नहीं होगा, यानी ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित नहीं करेगा। चलिएगा, इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है 46 नंबर का। और 46 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नाइट्रोबेंजीन का अपचयन जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड से यदि करवाया जाए तो क्या बनेगा, है ना। तो देखो, जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो उदासीन माध्यम जनरेट करता है। कौन सा माध्यम जनरेट करता है? उदासीन माध्यम। और आपको याद रखना है, उदासीन माध्यम में जो NO2 समूह होता है वो NHOH समूह में बदल जाता है। ये आपको याद रखना है। अम्लीय माध्यम होता है, एक क्षारीय माध्यम होता है, और एक उदासीन माध्यम होता है ना। मैं आपको तीनों ही बता देता हूँ एक बार। देखो, अम्लीय माध्यम में तो NO2 समूह बदल जाता है NH2 समूह में, और ये जो अभिक्रिया है ना वो अभिक्रिया SN प्लस HCl या Fe प्लस HCl के द्वारा करवाई जाती है। जैसे ये नाइट्रोबेंजीन है, यहाँ पे आपको दे दे अम्लीय माध्यम, तो NO2 को आपको किस में बदल देना है? NH2 में, है ना। डायरेक्ट याद कर लो तो सुख पाओगे, और अगर आप इसको समझने के चक्कर में टाइम ख़राब करोगे तो फिर आप एक बार तो उसको समझ के याद कर लोगे, लेकिन लंबे समय तक वो याद नहीं रह पाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली रट लो कि NO2 NH2 में बदल जाता है अम्लीय माध्यम में। यदि हम बात करें उदासीन माध्यम की, तो उदासीन माध्यम जो होता है उसमें NO2 समूह NHOH में बदलता है, और उदासीन माध्यम जनरेट किया जाता है जिंक प्लस NH4Cl से। तो बताओ NO2 समूह किस में बदल जाएगा? NHOH में। कोई दिक्कत नहीं है। और क्षारीय माध्यम जो होता है वो क्षारीय माध्यम तीन प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। एक तो ग्लूकोज प्लस NaOH से, एक किया जा सकता है जिंक प्लस
NaOH एल्कोहली से, जिंक प्लस NaOH एल्कोहली यानी एल्कोहली NaOH, और एक जिंक प्लस NaOH जलीय, है ना। 3 प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। यदि आप नाइट्रोबेंजीन का इसके द्वारा अपचयन करवाओगे तो एजोक्सी बेंजीन बनेगा। अब एजोक्सी बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है वो आप भी कीजिएगा, बुक में देखिएगा। और एल्कोहली NaOH के द्वारा एजोबेंजीन बनती है। क्या बनती है? एजोबेंजीन। और जलीय NaOH के द्वारा यदि आप जिंक की उपस्थिति में अपचयन करवाओगे तो हाइड्रेजोबेंजीन बनेगी, है ना। कौन सी बेंजीन बनेगी? हाइड्रेजोबेंजीन। तो एजोक्सी बेंजीन, एजोबेंजीन और हाइड्रेजोबेंजीन। अगला क्वेश्चन है, किस यौगिक को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर एथेन बनती है? तो देखो, किस यौगिक को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर एथेन बनती है? तो पहले मैं आपको सोडा लाइम वी कार्बोक्सिलीकरण बताता हूँ। ये होता है RCOONA, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। और इसको जब NaOH प्लस CaO, जिसे हम कहते हैं सोडा लाइम, के साथ यदि गर्म किया जाता है तो ये जो R होता है ना, वो R माइनस के रूप में निकलता है और उसके H प्लस जुड़ जाता है। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। RH बनता है। R से क्या बनता है? RH। यदि आप यहाँ पे मेथिल लोगे तो CH4 बनेगा। एथिल लोगे तो बताओ, CH3 CH2 के H जोड़ोगे तो CH3 CH3 बन जाएगा, तो एथेन बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हो, एथेन बनाना है तो बताओ यहाँ पे आप क्या लोगे? CH3 CH2। तो किस यौगिक को? तो वो यौगिक क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा CH3 CH2 COONA, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको हम कहेंगे सोडियम प्रोपेनोइट। क्या कहेंगे? सोडियम प्रोपेनोइट। और सोडियम प्रोपेनोइट से क्या बन जाएगा? एथेन बन जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेलिन क्या होता है? तो फॉर्मेलिन होता है 40% फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन। याद रखिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 48। तो आज के इस वीडियो में हम 48 क्वेश्चंस तक ही सॉल्व करेंगे। हम आराम से इसको पढ़ेंगे ना, अपने जल्दी नहीं है। देखो, कम पढ़ लो लेकिन जो भी पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो। यही मेरा सिद्धांत है और यही आपका होना चाहिए कि जो भी पढ़ो वो बहुत अच्छे से पढ़ो, कम पढ़ लो लेकिन अच्छे से पढ़ो। तो मैं आज आपको 48 तक सॉल्व करवा रहा हूँ। 49 से अपन कल सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।